हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कैश ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। कितने की कैश ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और कौन कौन सी कैश की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सा कैश ट्रांजैक्शन अलाउ है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। तो चलिए इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय टैक्स सारथी। सो दोस्तों, टैक्स सारथी की नई बुक आ गई है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल 2017 की, जो कि अमेंडेड है 2020 तक और इजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। बस आपको ये टाइटल सर्च मारना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। एक एक करके चलिए समझते हैं इन प्रोविजन को, जो कैश की ट्रांजेक्शन पे रोक लगाती हैं। अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी भी है। तो चलिए समझते हैं क्या है रोक और क्या है पेनल्टी। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 269 जो कि अमाउंट को एक्सेप्ट करने से बोलता है कि अगर आपने अमाउंट एक्सेप्ट किया है या लिया है, किसके लिए, लोन के लिए, डिपॉजिट के लिए, या कोई भी स्पेसिफाइड सम लिया है, तो यहाँ पर्सन को परमिट नहीं किया जाता है कि वो 20,000 या एग्रीगेट अमाउंट ले सकता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके, यानी 10-10 करके अगर 20 हो जाते हैं या उससे अधिक हो जाता है तो वो अमाउंट कैश में अलाउ नहीं है। लोन के लिए लेता है या डिपॉजिट के लिए, कोई भी स्पेसिफाइड सम के लिए लेता है। यहाँ पे स्पेसिफाइड सम का मतलब यह है कि कोई भी मनी रिसीवल या कोई भी एडवांस अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई मनी रिसीवल है या कोई एडवांस लिया जा रहा है, तो वो 20,000 या उससे ज़्यादा होता है, तो पर्सन को यहाँ पे परमिट नहीं किया जा रहा है कि वो कैश में रिसीव कर सकता है ऐसा अमाउंट। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कि कुछ छूट भी दी है, जैसे कि गवर्नमेंट रिसीव कर सकती है, कोई भी बैंकिंग कंपनी ले सकती है, पोस्ट ऑफिस ले सकती है, कोई भी सेविंग बैंक ले सकते हैं, या कोऑपरेटिव बैंकिंग ले सकते हैं, कोई भी कॉरपोरेशन जो कि स्टैब्लिश है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो ले सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी ले सकती है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन रिसीव कर सकते हैं इस तरह का अमाउंट। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सेक्शन 269 है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो पेनल्टी है सेक्शन 271 के हिसाब से उतना ही अमाउंट बनेगा जितना अमाउंट आपने कैश में लिया है। यानी 20,000 या उससे ज़्यादा अगर अमाउंट आपने कैश में रिसीव किया है, पूरा का पूरा अमाउंट अगर आप वॉयलेशन करते हैं इस प्रोविज़न का, इस सेक्शंस को नहीं फॉलो करते हैं, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ सकता है। अगला बात करते हैं सेक्शन 269 जहाँ पे ये बोलता है कि पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कैश में रिसीव कर सकता है। किससे? किसी पर्सन से एक दिन के अंदर, किसी भी सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, या कोई भी एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में किसी एक पर्सन से। और दोस्तों, ये वाला प्रोविज़न जो है किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसी भी बैंकिंग कंपनी के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, सेविंग बैंक के ऊपर नहीं होगा अप्लाई, या कोऑपरेटिव बैंकिंग उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और नोटिफाइड पर्सन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ भी अगर आप प्रोविज़न का वॉयलेशन करते हैं, इस सेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, तो सेक्शन 271 के हिसाब से इक्वल अमाउंट पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट अगर आपने रिसीव किया है, तो पूरा का पूरा आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। सेक्शन 271 यही बोलता है। जब भी अमाउंट आप रिसीव करें तो इस प्रोविज़न को ध्यान में रखें कि आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी पर्सन से एक दिन में कैश 2 लाख रुपए रिसीव नहीं कर सकते। एक सिंगल ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में, एक इवेंट या ओकेशन के रिस्पेक्ट में आप रिसीव नहीं कर सकते। अगला बात करते हैं सेक्शन 269 ये भी पेमेंट के एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। अभी हमने दोनों प्रोविज़न अमाउंट को रिसीव करने के रिस्पेक्ट में पढ़ा, अमाउंट रिसीव करने के रिस्पेक्ट में बोलता है। यहाँ पे ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस, उसके बिजनेस की सेल जो है, ये टर्नओवर है, एक्सीड हो जाती है 50 करोड़ रुपीज़ किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसे रिक्वायर्ड है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रोवाइड कराए पेमेंट करने के लिए, जो स्पेसिफाई इलेक्ट्रॉनिक मोड है या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड है। यानी यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है या उसकी सेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड उसे प्रोवाइड कराना पड़ेगा पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए अपने क्लाइंट्स को या अपने कस्टमर को। अगर वो ऐसा नहीं करता है, इसके प्रोविज़न को फॉलो नहीं करता है, तो सेक्शन 271 के हिसाब से 5,000 पर डे की पेनल्टी है। तो आपको ध्यान रखना है, कैश में यहाँ पे रिसीव नहीं करना है अगर आप इस सिचुएशन के अंदर हैं। तो अभी तक तो आपने समझा जो अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं।
अब हम समझते हैं जब वो अमाउंट पेमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन है 269T, जो कि ये बोलता है कि अगर रीपेमेंट की जा रही है किसकी, लोन की, डिपॉजिट की, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी बैंक या ब्रांच कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी अदर कंपनी, कोई भी फर्म या कोई भी पर्सन परमिट नहीं है कि कोई भी लोन का अमाउंट या डिपॉजिट का अमाउंट या कोई भी स्पेसिफाई सम जो कि एडवांस में रिसीव किया गया है, यहाँ पे अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते विद इंटरेस्ट, कितना, 20,000 या उससे ज़्यादा। यानी लोन के रिस्पेक्ट में कोई भी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर कंपनी या कोई भी पर्सन को परमिट नहीं किया जा रहा है कि लोन का अमाउंट वो कैश में रिसीव करे 20,000 या उससे ज़्यादा। यहाँ पे स्पेसिफाई सम का मतलब मैंने आपको बताया, स्पेसिफाई सम का मतलब है एडवांस या कोई भी मनी रिसीवर जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई भी बैंकिंग कंपनी के ऊपर, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक के ऊपर, कोऑपरेटिव के ऊपर या कोई भी कॉरपोरेशन या इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो सबसेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है, या कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन, क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन ऑफ बॉडी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर वॉयलेशन किया जाता है इस तरह के प्रोविजन का तो सेक्शन 271E के हिसाब से पेनल्टी जो होगा, इतना अमाउंट आप रीपे कर रहे हैं लोन का, डिपॉजिट का या कोई भी स्पेसिफाई एडवांस का पूरा आपको पेनल्टी के रूप में भरना पड़ सकता है। दोस्तों बात करूँ अगले सेक्शन के बारे में, सेक्शन 40A का 3 है जो कि बोलता है कैश में आप एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। अगर आप बिजनेस करते हैं और कैश में अमाउंट पे करते हैं, कितना, 10,000 रुपये ज़्यादा एक दिन के अंदर एक पर्सन को, तो वो अलाउ नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन लेते हैं आप अपने P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने किसी पर्सन को अलाउंस दिया कोई भी लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में, जो लाइबिलिटी अराइज हुई है या लाइबिलिटी जो इनकर्ड हुई है किसी पर्सन को, जो उस पर्सन ने एक्सपेंस किया है, अगर इस तरह का अमाउंट एक दिन में एक पर्सन को दिया जाता है, 10,000 से अमाउंट एक्सीड होता है, तो उस तरह का अमाउंट आपकी प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉफिट मान ली जाएगी। कुल मिला के बात करूँ, एक दिन में एक पर्सन 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में आप एक्सपेंस नहीं कर सकते। एक दिन में एक पर्सन को आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में पे नहीं कर सकते एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर हैं तो। अगला बात करते हैं छठे पॉइंट में, सेक्शन 43 का सबसेक्शन 1, इसके सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई पर्सन एक्सपेंस करता है एसेट्स को खरीदते वक्त कैश में और वो अमाउंट 10,000 से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, एक दिन में एक पर्सन को आप 10,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंस पे करते हैं एसेट्स को खरीदते वक्त, तो वो आपकी एसेट्स की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो आपकी एसेट्स की कॉस्ट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने 10,000 रुपये अमाउंट पे किया उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे, और उस तरह का जो एक्सपेंस होगा जो आपने कैश में किया है वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि उस तरह के एक्सपेंस जो आपने एक्सपेंस पे किया उस तरह के एक्सपेंस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो आपकी जब एसेट्स की कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा तो उस अमाउंट के ऊपर जो आपने 10,000 रुपये कैश में पे किया है उसका आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगला बात करते हैं सेक्शन 80D। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है कैश में तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 80D के अंदर जो डिडक्शन अलाउ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो अगर आपने इस तरह का अमाउंट कैश में पे किया है तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। कैश के अलावा अगर पे करते हैं तो डिडक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी कुछ एग्जम्पशन है। एग्जम्पशंस क्या है कि अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया आपने उस तरह के अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बात करें सेक्शन 80G का, 5D बोलता है जो कैश में अमाउंट अगर आप पे कर रहे हैं डोनेशन का और 2,000 रुपये से एक्सीड होता है तो उस तरह के डोनेशन के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन अलाउ नहीं है अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा आपने कैश में पे किया डोनेशन के लिए। और अगला बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 194N के बारे में, जो कि अगर आपने विड्रॉल किया है कैश में 1 करोड़ से ज़्यादा तो 2% का TDS कटेगा, ठीक है। और अगर लास्ट 3 ईयर की आपने ITR फाइल नहीं करी, लास्ट 3 असेसमेंट ईयर की, तो उस केस में जो TDS कटने की जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए से
1 करोड़ तक आपका 2% कटेगा और 1 करोड़ से अब अमाउंट पे कैश विड्रॉल पे 5% का TDS कटेगा अगर आपने ITR फाइल नहीं करी है लास्ट 3 असेसमेंट ईयर की। तो दोस्तों ये था कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कई केसेस में उतनी ही पेनल्टी भरनी पड़ रही है जितना अमाउंट आपने कैश में पे किया है। तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको कैश ट्रांजैक्शन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।